हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर ऋतिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। दैट वाज द फोर्थ डीपीपी जो आपको मिली थी, और ये कौन से टॉपिक के लिए थी? ये थी हमारे फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जो है उसके आखिरी टॉपिक के लिए, और आखिरी टॉपिक को हमने कंसिडर किया था एज दी साइंटिस्ट डिटेल, जहां पर हमने बात करी थी कि कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड हैं फर्स्ट चैप्टर की सारी स्टडीज में, किस ईयर में उन्होंने स्टडी करी और क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। इसके लिए आप कोई भी मार्क्स लूज ना करें, तो हमने इस चैप्टर की हिस्ट्री को समझने के लिए अलग से पॉइंट वाइज सारे साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाई करी, और उसी के लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूं कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आज के इस सेशन में क्लियर हो जाएगी कंप्लीटली। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि हम जो ये तैयारी करते हैं इसके लिए हमारा स्टडी मॉड्यूल क्या है। ओके, नाउ सी, नीट कोर्स स्टडी मॉड्यूल हमारा क्या बोलता है। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज हर चीज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हर चैप्टर के लिए, फिर हम बात करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को लेकर। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो हमको कैसे मिलती है? पीडीएफ के फॉर्म में मिलती है, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, वर्चुअल ग्रुप में शेयर करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। चैप्टर वाइज हम हर चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ईयर्स, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं अलग से, जिसके लिए आज की डीपीपी है। प्रीवियस ईयर वीडियोस जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस अलग से हैं जो आपको और स्ट्रांग बनाएंगे अपनी प्रिपरेशन में। एंड डाउट सॉल्विंग सेशन विच इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप डाउट ही नहीं पूछोगे तो कैसे आपको एक्सप्लेन होगा, कैसे आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे बेटर तरीके में। नेक्स्ट इज वीकली टेस्ट पेपर आपको मिलते हैं, और दूसरा गाइडेंस मिलता है कैसे पढ़ना है, क्या हमारे डाउट्स हैं, इन क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जो भी आपकी जनरल चीजें हैं जो आपके नीट के प्रिपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उन सारी चीजों का सॉल्यूशन हम लेकर आते हैं, हमारी नीट की टीम लेकर आती है। एंड देन वी प्रोवाइड यू विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, क्योंकि हर चैप्टर का माइंड मैप होना बहुत जरूरी है, और फिर होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए। यहां तक ये हमारा स्टडी मॉड्यूल है जिसे हम फॉलो करते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या था, जिसका आंसर कितने लोगों ने सही दिया, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसा का ऐसा एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया हुआ है, सेम पैटर्न में। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया होगा। देखते हैं कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही गया। देखिए, क्वेश्चन सेज द क्यू इंग्लैंड इज वेल नोन फॉर लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यू इंग्लैंड में कौन सी चीज लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मानी गई है? तो ऑप्शंस में हमारे पास है प्लांट हर्बेरियम, बोटैनिकल लेबोरेटरी, बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल पार्क। तो अब यहां पर आंसर क्या होगा? तो ये जो मैंने आपको क्यू के बारे में पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था हर्बेरियम को लेकर। हर्बेरियम को लेकर, हर्बेरियम होता है जहां पर प्लांट्स या फिर प्लांट्स के पार्ट्स को कलेक्ट करके रख लिया जाता है। और कलेक्ट करके कैसे रखते हैं? सपोज हम प्लांट के किसी पार्ट को तोड़कर ले आए, फिर हमने उसको प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कट करने के बाद उसे ड्राई करना पड़ेगा, मतलब उसका मॉइस्चर हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो सकता था, डिकम्पोज हो सकता था, कोई बैक्टीरिया उस पे आके रह सकता था। तो हमने उसे पहले ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हम एक पेपर शीट, जिसे हम हर्बेरियम में कंसिडर करते हैं, उस पेपर शीट को लेकर के उसके ऊपर स्टिक कर देते हैं, और फिर लेबलिंग कर देते हैं उस प्लांट को लेकर। तो फिर मैडम हम लेबलिंग में क्या क्या लिखते हैं? ये चीज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई भी है, नोट्स में लिखवाई भी है। तो हम क्या क्या लिखते हैं लेबलिंग के दौरान हर्बेरियम में? हम लेबलिंग में प्लांट का नाम लिखते हैं, लोकेशन लिखते हैं, कहां से ये प्लांट आया है, किस डेट को आया, ये लिखते हैं, राइट। आई राइट एंड टेल यू कि हर्बेरियम की जो लेबलिंग होती है, लेबलिंग होती है, उसमें क्या क्या होता है? तो हर्बेरियम की लेबलिंग में पहले तो नेम होता है ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया है,
जो भी आपने सिलेक्ट किया है स्ट्रक्चर वहां पर हर्बेरियम में रखने के लिए। स्पेसिमेन का नाम लिखते हैं, फिर कलेक्ट करने वाले का नाम लिखते हैं, तो हम बोलते हैं कलेक्टर्स नेम, फिर डेट, किस डेट को सिलेक्ट किया गया, डेट के बाद हम लिखते हैं कि कौन सी प्लेस से लेके आया गया है ये हर्बेरियम, और फिर कुछ उसके टैक्सॉन्स के बारे में मेंशन करते हैं अगर हम टैक्सॉन को जानते हैं। तो ये लेबलिंग हम प्लांट के बारे में करते हैं, और फिर एक शीट ऑफ पेपर पर हम ऐसे प्लांट का पार्ट स्टिक कर देते हैं। जिन्होंने वो सेशन देखा होगा उनको याद आ गया होगा, ऐसा ही एक मैंने इमेज दिखाई थी, एक नहीं आई थिंक 2 इमेजेस मैंने आपको उसमें दिखाई थी जो हर्बेरियम से बिलोंग करती थी। तो क्यू इंग्लैंड का जो हर्बेरियम है वो दुनिया का बहुत बड़ा हर्बेरियम माना गया है। क्लियर? सो द आंसर इज प्लांट हर्बेरियम। आंसर इज प्लांट हर्बेरियम, ये हमारा आंसर है। क्लियर? ओके, let's move on towards the next question. Next question says natural history museum is situated in, natural history museum जो है वो सबसे कहां पर सिचुएटेड है, किस जगह में सिचुएटेड है? इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि ऑप्शन में हमें दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, एक्चुअली में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है वो लंदन में सिचुएटेड है। बहुत बड़ा, लंदन में 3 एक्चुअली बहुत बड़े म्यूजियम हैं, जिसमें से एक है लंदन का ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहां पर n नंबर ऑफ स्पीशीज के स्ट्रक्चर्स को रखा गया है। ठीक है, जहां पर n नंबर ऑफ स्पीशीज के स्ट्रक्चर को रखा गया है। अब अगर क्वेश्चन में दिया होता कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इंडिया में कहां है, इंडिया के बारे में पूछा होता तो हम इंडिया की जगह बताते, हम बोलते दिल्ली में सिचुएटेड है। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में ये तो मेंशन नहीं किया कि एक्चुअली कहां पर है, तो जब ये मेंशन नहीं किया कि किस कंट्री की बात हो रही है तो हमारा आंसर जाएगा लंदन की तरफ। क्लियर? लंदन में मैंने आपको बताया 3 बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, उसमें से एक है नेचुरल, 3rd नंबर पे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहां पर n नंबर ऑफ स्पीशीज को रखा गया है म्यूजियम के अंदर। सो द आंसर इज फर्स्ट लंदन। वॉशिंगटन नहीं है हमारा आंसर, पेरिस नहीं है, दिल्ली नहीं है। अगर हमसे कंट्री मेंशन करके नहीं पूछा गया है तो हमारा आंसर जाएगा लंदन की तरफ, ये हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन द जेनेरिक नेम इज रिपीटेड इन स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लांट इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के दौरान जब बाय मतलब कि 2 होता है तो 2 स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं, 2 नाम लिखे जाते हैं। एक लिखते हैं जीनस का और दूसरा लिखते हैं स्पीशीज का। क्वेश्चन कहता है ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि जहां पर जीनस और स्पीशीज दोनों सेम नेम की हो तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं, that situation is called as टॉटोनियम। ये मैंने आपको बताया था, that situation is called as टॉटोनियम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास नाजा नाजा है। ठीक है, नाजा नाजा है, नाजा इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, नाजा नाजा है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है सूला का, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, फिर हमारे पास और एग्जाम्पल है गोरिल्ला, इसको अंडरलाइन कर लो। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। और जहां पर जीनस और स्पीशीज दोनों का नाम सेम होता है उस सिचुएशन को हम कहते हैं टॉटोनियम। क्लियर? आंसर देखिए,
आंसर देखिए क्या होगा, मार्क करते हैं। सिनोनिम्स तो एक जैसे वर्ड्स होते हैं, एंटोनियम्स ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो ये नहीं है। और टॉटोनियम हमारा आंसर है, फोर्थ वाला होलोटाइप भी नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप इसमें तो किसी ने भी गलती नहीं करी होगी, क्योंकि ये बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना पड़े, याद करना पड़े। टॉटोनियम इज समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस थिंग कि जीनस और स्पीशीज का नाम जब एक होता है तो टॉटोनियम कहते हैं। दैट्स इट। नाउ see the next question. In binomial nomenclature proposed by Linnaeus, every organism has, मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन देखो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीशीज का नाम होता है। ये किसने दिया था? सर लिनस ने दिया था। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? ऑप्शन में दिया है 2 नेम्स, 1 लैटिन एंड अदर कॉमन। नहीं, कॉमन नेम को तो कंसिडर ही नहीं किया। दोनों साइंटिफिक नेम होते हैं, और साइंटिफिक नेम किस किस के होते हैं? जीनस का नेम होगा और दूसरा स्पीशीज का नेम होगा। ये दोनों नेम्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 2 नेम्स, 1 साइंटिफिक एंड अदर वर्नैक्युलर। वर्नैक्युलर मतलब कॉमन नेम ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। 1 साइंटिफिक नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 साइंटिस्ट को कंसिडर कर लिया गया और सिर्फ जीनस और स्पीशीज को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, 1 साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम विद 2 वर्ड्स, एक ही साइंटिफिक नेम जिसमें 2 वर्ड्स होते हो, एक जीनस है एंड अ स्पीशीज, दूसरा स्पीशीज है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आप नहीं बता पाते, राइट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल। बहुत ध्यान से देखो, जब भी हम किसी हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे जाते हैं जहां पर साइंटिस्ट की बात हो रही हो, तो साइंटिस्ट के नेम्स हैं बहुत सारे, पढ़े हमने सारे हैं, और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये हॉच पॉच हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस में सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया है। अब बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं कि फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल सर थे, तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी हु रोट स्पीशीज प्लांटरम एंड प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटेस, तो फिर ऐसा कौन है जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला गया और लिखा गया स्पीशीज प्लांटरम? उन्होंने स्पीशीज प्लांटरम भी लिखी थी, तो ऐसा कौन है? ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है डी कैंडोले, बिल्कुल नहीं। लिनेस सर, एक्चुअली में सर कार्लस लिनेस ही थे जिन्होंने लिखी थी स्पीशीज प्लांटरम नाम की बुक, और उन्हें ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। नाउ फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल, बट द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनेस। तो इसको अलग से लिख के रख लेना कि फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। एंड हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया है सर लिनेस को, सर कार्ल लिनेस। क्लियर? ये कंसेप्ट अलग से लिख के रख लेंगे, ठीक है? तो आंसर देखिए, आंसर हमारा हो गया सर कार्लस लिनेस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बोहेन कुछ नहीं, टर्नर हमने पढ़ा ही नहीं, है ना? तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु डेवलप्ड द की फर्स्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल? एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते वक्त किसने की को सबसे पहले डेवलप किया था? तो सबसे पहले की जो डेवलप हुई थी वो डेवलप करी थी सर जॉन रे ने। सर जॉन रे ने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप द की बनाने वाले वही सबसे पहले थे। ये मैंने आपको अलग से एक लाइन में लिखकर पढ़ाया भी हुआ है, तो इसमें तो कुछ भी टेंशन ही नहीं है। गोएथे सर के बारे में और कुवियर सर के बारे में नहीं पढ़ा हमने, थियोफेस्ट्रोस के बारे में पढ़ा है, पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि की से एसोसिएशन रखने वाले पहले जो थे वो थे सर जॉन रे। क्लियर? इस आंसर को मार्क कर लिया, एक्सप्लेनेशन पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिस्टमा नेचुरे वॉज रिटन बाय, किसने बुक लिखी थी? सिस्टमा नेचुरे। तो सिस्टमा नेचुरे अगेन किसने लिखी थी? सर कार्लस लिनस ने लिखी थी। फर्स्ट ऑप्शन है लिनस, तो ये सही है। एरिस्टोटल नहीं, डार्विन नहीं, डी कैंडोले नहीं, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब बात यहां पर आपको जो मुझे समझानी है वो ये है कि ये तो चलो याद करने वाली चीज है कि बुक कौन सी थी, बुक का नाम क्या था, ईयर क्या था, कौन से साइंटिस्ट ने लिखी थी, ये सारी बातें तो हमें याद ही करनी है। लेकिन इससे क्वेश्चन रोल अप करके कैसे पूछा जा सकता है? देखो सर कार्लस लिनस के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, जहां पर हमने कहा था कि ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी थे सर एरिस्टोटल। अब एक और क्वेश्चन सर लिनस के बारे में बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सिस्टमा नेचुरे बुक किसने लिखी थी? Who wrote the book Systema Naturae? तो यहां आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर है कि सर कार्लस लिनस ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द टर्म एनिमल स्पीशीज वाज कॉइन्ड एंड डिफाइंड बाय। जब हम एनिमल स्पीशीज की बात करते हैं तो सबसे पहली बार एनिमल स्पीशीज के बारे में डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट थे जॉन रे। जॉन रे ही discovered for the first time about the animal species, पहली बार बताने वाले कि एनिमल स्पीशीज भी कुछ चीज होती है, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले और एक्चुअली उसे डिफाइन करने वाले कि एक एनिमल स्पीशीज है क्या। तो सबसे पहले जब स्पीशीज की बात आई तो सबसे पहले प्लांट के बारे में पढ़ा गया, फिर एनिमल के बारे में पढ़ा गया। एनिमल स्पीशीज के बारे में बताने वाले थे सर जॉन रे। तो डार्विन सर नहीं, जॉन रे, हक्सले सर नहीं, कार्लस लिनस सर नहीं, सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज जॉन रे। अब इससे पहले हमने जॉन रे सर के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो देखो कैसे अलग अलग तरीके से एक ही साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। सर जॉन रे ने पहली बार की भी डिस्कवर करके जो की होती है उसको भी इंट्रोड्यूस कराया था, और साथ ही साथ उन्होंने एनिमल स्पीशीज को भी इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच बुक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इशूड बाय लिनस। तो इससे थोड़ी देर पहले मेरा मकसद आपको प्रिपेयर करना है बिल्कुल, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। कहीं पर भी कोई भी चीज आपसे ट्विस्ट करके अगर पूछ ली जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी सर कार्लस लिनस ने बुक जो है वो कौन सी, सर कार्लस लिनस ने बुक कौन सी लिखी थी, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, किस ईयर में था। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी बुक ऐसी थी जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में डिफाइन किया गया है, और वो बुक लिखी थी सर कार्लस लिनस ने। तो दो तरीके से हम इस बुक के बारे में क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि बुक किसने लिखी, दूसरा क्वेश्चन बुक थी किसके बारे में। तो कौन सी बुक थी जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया गया था? हिस्टोरिया नेचुरले नहीं थी, सिस्टमा नेचुरे नाम की ये बुक थी। हिस्टोरिया प्लांटरम नहीं, जेनेरा प्लांटरम नहीं। तो सिस्टमा नेचुरे वाज द बुक रिटन बाय सर लिनस, जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड क्लासिफिकेशन के दौरान यूज होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल तरीका भी यूज करते हैं। अगर हमको स्टैटिस्टिक्स निकालना है, कितने ऑर्गेनिज्म कहाँ पर प्रेजेंट है, हमें एक क्राइटेरिया पूरा तैयार करना है, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल पर्पस यूज होगा। नेक्स्ट है एडेंसोनियन। एडेंसोनियन का मैडम हम बता तो देते यूज होता है या नहीं, पर हमें मतलब नहीं पता था। यही हुआ होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। देखो यही प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ऐसे ही चीजें स्ट्रांग होती हैं, कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। एडेंसोनियन का मतलब होता है ऑल अबाउट सेल, द समथिंग व्हिच टेल्स अबाउट ऑल अबाउट सेल। नेक्स्ट है फेनेटिक। तो फेनेटिक होता है सिमिलैरिटीज अबाउट सेल्स। यहां एडेंसोनियन में एक स्टडी जो टैक्सोनॉमी के लिए की जाती है, जो सेल्स के सारे कंसेप्ट को डिफाइन करती हो, उसको कहते हैं एडेंसोनियन। तो मैंने लिख दिया ऑल अबाउट सेल। किसके टर्म्स में? फिर आप बोलोगे मैम सेल की स्टडी तो साइटोलॉजी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, पर जब टैक्सोनॉमी की बात होती है और सेल को पूरा पढ़ते हैं तो वो कहलाता है एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी। तो ये हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के एस्पेक्ट से।
नेक्स्ट देखिए फेनेटिक, तो फेनेटिक है ये जो हमने सेल्स के बारे में समझ लिया। अब इन सेल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, तो सिमिलैरिटीज अबाउट सेल्स, वो भी किसके टर्म्स में, टैक्सोनॉमी के टर्म्स में। तो ये तीनों चीजें ही यूज होती हैं जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड निकालते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। सो वी यूज न्यूमेरिकल, वी यूज एडेंसोनियन, वी यूज फेनेटिक। सो द करेक्ट ऑप्शन गोज विद द ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। दैट्स इट, यहां का खत्म होता है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक ही साइंटिस्ट या एक ही जो उनकी डिस्कवरी है उसको लेकर या एक ही ईयर को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कंट्रीब्यूशन को लेकर कि कैसे क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको ये कंसेप्ट जो हैं ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखना जरूरी है, तभी आप इस पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे और आप इसे बहुत अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। आपको कोई भी परेशानी ना आए इन वीडियोस को देखने में, तो आपके लिए क्या करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि है www.magnetbrains.com। तो वहां पर एक ऐसा ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां लिखा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। जब आप टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सीबीएसई के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, एवरीथिंग। वहां पर आपको नीट मिल जाएगा, नीट पर जाकर क्लिक करिए, बायोलॉजी पे वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है कि क्या क्या मेंशन होगा, और यहां पे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा हुआ है। तो आप इन वीडियोस को आराम से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, सारी चीजें सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। प्ले करिए, इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। और बहुत सारी मेहनत करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, लेकिन मेरा और आपका इंटरेक्शन होता रहे। तो वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर देना सो दैट वी स्टे कनेक्टेड। कॉमेंट में आप मुझे अपने कोई भी चीजें पूछना चाहते हो कॉमेंट में लिख के बता सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, ये बहुत जरूरी है। फिर शेयर कर देना अपने वर्चुअल ग्रुप्स में और सब जगह, ताकि हम मिल करके इन डीपीपीस को सोल्यूशन निकाल पाएं और सोल्यूशन निकालकर हम अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म व्हिच प्रोवाइड्स यू 100% फ्री कोर्स फॉर द बिगेस्ट एग्जाम्स ऑफ ऑल टाइम्स, जैसे कि नीट, आईआईटी, जेई। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन, एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो भी ऑनलाइन। स्टे कनेक्टेड। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।